वेलकम, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी सुंदर होने वाला है। और दोस्तों हम अपने आप को दोस्तों अब चेंज कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अब हमने बहुत दोस्तों प्रयास किया, बहुत हमने भी मेहनत किया, लेकिन दोस्तों क्या रिस्पांस रहता है वीडियो में वो दोस्तों हमको पता चलता है। दोस्तों कहा जाए सीधा सीधा कि कोई भी दोस्तों वीडियो हम इसलिए दोस्तों इतना समझा के बनाना चाहते थे और बनाते भी थे ताकि लोगों को मेरी चीज़ें और दोस्तों जो भी चीज़ पढ़े उनको चीज़ें समझ में आ जाए। लेकिन साथियों वही चीज़ें हैं कि अपने तरीक़ा से कितना भी प्रयास कर लेता है आदमी, लेकिन उससे कोई जो है चीज़ें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। तो आखिरकार दोस्तों अब हम यहाँ पे फैसला किए हैं कि अब जो भी वीडियो आए हम एक ही क्वेश्चन एक वीडियो में करेंगे, लेकिन 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो दोस्तों नहीं होगा। ये हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि 15 मिनट से पहले हम सारा चीज़ों को सलट लें, चाहे उसमें दोस्तों जैसे भी हो, एक क्वेश्चन ही क्यों नहीं करना पड़े, हम एक ही क्वेश्चन करेंगे लेकिन वीडियो को छोटा बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज़ें देखा, लोगों को इससे मतलब नहीं है कि चीज़ों को समझे, लोगों को इससे मतलब है कि समय कम हो। तो दोस्तों कोई बात नहीं है, समय कम ही लेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और शॉर्ट कहा जाए तो इसको शॉर्ट नोट्स में हम लोग कह सकते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं फर्स्ट ईयर का, जहाँ पे दोस्तों लगभग 3 सब्जेक्ट का लिए हैं एक एक क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पिछले दोस्तों 2 दिन में चैनल पे बहुत लोग नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। ये स्पष्ट है, हकीकत है, जाके आप लोग देख रहे हैं पिछले 2 दिन में दोस्तों लोग आ ही नहीं रहे हैं चैनल पे। तो दोस्तों आप लोग को साथ चाहिए, हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग साथ दीजिए, ये आप ही से विनती है। चलिए बाकी चलते हैं, हम अपना काम तो करते ही हैं। तो दोस्तों जो आज का प्रश्न है फंक्शनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। साथियों आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है और स्पाइनल कॉर्ड का कार्य लिखे। तो यहाँ से हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में बाद में देखेंगे, पहले इसका कार्य को हम लोग देख लेते हैं। फंक्शनल ऑफ दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड। तो दोस्तों आज इसी प्रकार के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों पहला जो कार्य है स्पाइनल कॉर्ड का, जिसको हम लोग सुषुम्ना बोलते हैं। दोस्तों सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड शरीर की प्रतिवर्त क्रिया के लिए एक मुख्य केंद्र रहती है। दोस्तों स्पाइनल कॉर्ड के कारण ही दोस्तों क्या होता है, हमारा जो रीढ़ की हड्डियां है उससे लेके हमारा जो गर्दन है वो इधर उधर घूम पाता है आसानी से हम झुक पाते हैं कहीं भी, और आसानी से दोस्तों हम किसी भी चीज़ में मूव कर सकते हैं। तो वही कहता है कि सुषुम्ना जो है शरीर का एक क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सुषुम्ना एवं मस्तिष्क दोनों ही तंत्रिका तंतुओं की रचनाएं होती है। इनकी तंत्रिकाओं के शरीर में जाल बिना होता है जो संपूर्ण शरीर को घेर कर रखता है। साथियों जो सुषुम्ना है, जो स्पाइनल है, ये क्या कहता है दोस्तों, यह केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, उसमें मस्तिष्क और जो सुषुम्ना होता है दोनों का दोस्तों जो तंत्रिका होता है, नर्वस जो तंतु है उसका रचना होता है। और दोस्तों इसमें जो होता है रचना करके संपूर्ण शरीर में एक जाल सा बिछा रहता है, और जो शरीर को क्या करता है, घेर कर रखता है। कौन? ये सुषुम्ना और मस्तिष्क जो है एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक जाल सा बना होता है जो संपूर्ण शरीर के तंत्रिकाओं को घेर कर रखता है। तो ये चीज़ हो गया। तीसरा है सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड कभी कभी आपातकालीन समय पर अस्थायी रूप से शरीर के अंगों को निर्देश भी जारी करता है। साथियों जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, कभी कभी जब आपको ज़्यादा इमरजेंसी होता है तो उस समय जो है ये आपके शरीर को जो अंग है उसको ये डायरेक्शन मतलब निर्देश भी जारी करता है। तो ये चीज़ें हैं। चौथा है दोस्तों सुषुम्ना मस्तिष्क के केंद्रों से निर्देश को विशेष तंत्रिकाओं तक पहुँचाती है। साथियों जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये मस्तिष्क से मिलने वाले जो भी दोस्तों निर्देश है, मस्तिष्क के केंद्र से जो भी निर्देश मिलता है ना, उसको क्या करता है, विशेष तंत्रिका मतलब एक दोस्तों विशेष नर्वस तक क्या करता है, इसको पहुंचाता है। कौन? ए स्पाइनल कॉर्ड। पांचवा है परिसरीय तंत्रिका तंत्र। सुषुम्ना की ही विशेषता स्तरों पर विभिन्न तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है। दोस्तों जो परिसरीय तंत्रिका है ना, जो परिसरीय तंत्रिका तंत्र है ये स्पाइनल कॉर्ड के ही विशेष स्तरों पर जो है विभिन्न तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है, जिनमें संवेदना अथवा प्रेरणाओं का आदान प्रदान होता है। दोस्तों जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ में ये परिसरीय जो तंत्रिका होता है ये इसके स्तरों से जुड़ा होता है, जिससे क्या होता है इमोशनल और जो मोटिवेशन होता है उसका आदान प्रदान इसी दोस्तों परिसरीय तंत्रिका से होता है, जो किससे, स्पाइनल कॉर्ड के तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है। तो ये चीज़ें हैं। छठा और आखिरी है कि सुषुम्ना मतलब दोस्तों जो स्पाइनल कॉर्ड है कि धड़ भुजाओं एवं टांगों के चलाने हेतु प्रतिवर्त क्रिया को समान करती है। दोस्तों जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका दोस्तों धड़ जो होता है और जो भुजा है, स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करता है, धड़ मतलब जो शरीर का धड़ है मतलब बॉडी जो है, भुजा है और टांग है, इसको चलाने के लिए ही प्रतिवर्त क्रिया को संपन्न कराती है। दोस्तों प्रतिवर्त मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट मतलब आपका मूवमेंट, मतलब पैर हो गया, हाथ हो गया, धड़ हो गया, इस सब में मूवमेंट
रिफ्लेक्शन कब होता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही होता है। एवं मस्तिष्क के उच्च केंद्रों तक पथों का निर्माण करता है। सुषुम्ना विभिन्न खंडों में विभाजित करती है। दोस्तों जो सुषुम्ना होता है विभिन्न खंडों में विभाजित रहता है, जो धड़, भुजा और टांगों को क्या करता है, प्रतिवर्त करने के लिए मस्तिष्क के केंद्रों में क्या करता है, पथ का निर्माण करता है। पथ मतलब रास्ता का निर्माण करता है। तो दोस्तों सीधा सीधा कहा जाए तो जो नर्वस सिस्टम है उससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी किसका है, सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड का है। स्पाइनल कॉर्ड बहुत सारे इमरजेंसी में आपके शरीर को निर्देशन भी प्राप्त करता है। साथ ही ये आपके मस्तिष्क के केंद्रों से जुड़ने के साथ साथ यह विभिन्न तंत्रिका तंत्रों को निर्देश भी जारी करता है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होता है। तो ये चीज़ें हो गया सुषुम्ना का कार्य। अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट का कार्य। अब कार्बोहाइड्रेट के कार्य देख रहे हैं तो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्रेंड जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बन मतलब C, हाइड्रोजन मतलब H और ऑक्सीजन मतलब O से बना होता है। मतलब दोस्तों CHO से बना होता है, तो इसीलिए C मतलब कार्बन, H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट इस तीनों से मिलकर बना होता है, बनना एक यौगिक है। इसका निर्माण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादपों में होता है। दोस्तों ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसका जो निर्माण होता है वो दोस्तों CHO के मिलने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पादप मतलब पौधे में होता है। ये भोजन का 60 मतलब 60 से 80 भाग बनाते हैं। दोस्तों ये जो भोजन का होता है 60 से 80% भाग यही बनाता है, कौन, कार्बोहाइड्रेट। ये मुख्य रूप से इन वर्गों में विभाजित किया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो अब इसको समझना है कि इसको विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है डाइसेक्राइड, तीसरा है पॉलीसेक्राइड और चौथा है कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स। तो याद करना इजी है। मोनो मतलब एक होता है, डाई मतलब 2 होता है, पॉली मतलब बहुत होता है और कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स और कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड। तो ये 4 है, आप याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो CHO से मिलकर बना एक यौगिक है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादपों में होता है और ये भोजन के 60 से 80% भाग यही बनाते हैं और ये मुख्य रूप से विभिन्न भागों में विभाजित है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होता है। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट है मानव शरीर में अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य करते हैं, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है शरीर को विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है इनके द्वारा वसा का ऑक्सीकरण होता है। दोस्तों इनके द्वारा क्या होता है, वसा का ऑक्सीकरण होता है। मतलब दोस्तों अगर शरीर में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बढ़ेगा तो वसा भी बढ़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तीसरा है, इसीलिए कहता है कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला नहीं लेना चाहिए, ये फैटी होता है, ये वसा को बढ़ाता है। तीसरा है ये प्रोटीन्स की बचत करते हैं और प्रोटीन के स्थान पर उपयोग में लाए जा सकते हैं। दोस्तों ये जो कार्बोहाइड्रेट है यह अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे प्रोटीन का बचत हो सकता है। प्रोटीन के जगह पर इस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये चीज़ें इसका कार्य हो गया। चौथा है कि अनावश्यक एमिनो अम्ल के संश्लेषण के लिए कार्बन का ढांचा प्रदान करते हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम प्रोटीन संश्लेषण करेंगे उतना ज़्यादा एमिनो अम्ल का संश्लेषण होगा। तो मतलब एमिनो अम्ल क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन ही है। एमिनो अम्ल से जो बनता है वही प्रोटीन होता है। तो अगर प्रोटीन की जगह पर हम कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों लेंगे तो क्या होगा, एमिनो अम्ल का संश्लेषण कम होगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे कहता है। इसीलिए अनावश्यक जो एमिनो अम्ल है उसका जो है वो संश्लेषण कम हो पाएगा। पांचवा है कार्बोहाइड्रेट भोजन को जायकेदार बनाता है। दोस्तों मतलब तला भुना हुआ मतलब जायकेदार मतलब फैटी, ये सब जो होता है। पांचवा है कार्बोहाइड्रेट भोजन को जायकेदार बनाता है। छठा है इसका स्वाद मीठा होने से सदैव रुचिकर होता है तथा शरीर शक्ति सबसे बड़ा स्रोत है। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्वाद में मीठा होता है, जिसके कारण यह क्या है, रुचिकर होता है और यह शरीर को सबसे बड़ा शक्ति प्रदान करता है और सबसे बड़ा शक्ति स्रोत है। तो दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कार्य फंक्शन देख लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में तो आराम से लिख सकते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट ही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन दोस्तों ये तुरंत एनर्जी देता है और दोस्तों ये क्या करता है, बहुत अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये चीज़ें है। अब दोस्तों हम इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन के कार्य लिखे। दोस्तों प्रोटीन के कार्य अगर आपसे पूछेगा तो लिख देंगे आसानी से। क्या कार्य है कि शारीरिक प्रोटीन की दैनिक कमी को पूरा करना है। दोस्तों शारीरिक जो प्रोटीन है उसमें कमी होता है तो दैनिक ये पूरा करेगा प्रोटीन। दूसरा है कि वृद्धि के समय आवश्यक ऊतक प्रोटीन के निर्माण के लिए एमिनो अम्ल उपलब्ध कराना। दोस्तों हमारे शरीर में जो भी ऊतक का निर्माण होता है या वृद्धि होता है उसमें दोस्तों प्रोटीन की आवश्यकता होता है, एमिनो अम्ल का आवश्यकता होता है। तो उस एमिनो अम्ल का प्राप्ति कहाँ से होता है, इस प्रोटीन के थ्रू ही होता है। तो इसलिए प्रोटीन का कार्य और बढ़ जाता है।
तीसरा है एंजाइम रक्त प्रोटीन के प्रकृति के कतिपय हार्मोन निर्माण के लिए एमिनो अम्ल उपलब्ध कराना। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एमिनो अम्ल डायरेक्टली हमारे शरीर में दोस्तों क्या होता है जो है अगर लाना हो तो प्रोटीन का दोस्तों क्या करेंगे, सेवन करेंगे तो एमिनो अम्ल उपलब्ध हो जाएगा। तो यही चीज़ें कहता है कि एंजाइम रक्त प्रोटीन और प्रोटीन प्रकृति के हार्मोन के लिए जो भी एमिनो अम्ल चाहिए तो उसके लिए प्रोटीन का यूज कीजिए, आपको एमिनो अम्ल मिल जाएगा। उसका चौथा है कि गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के लिए एमिनो अम्ल प्रदान करना और प्रसव के बाद दूध पान वाली महिलाओं में प्रोटीन प्रदान करना। दोस्तों प्रोटीन का कार्य ही होता है कि जो गर्भस्थ शिशु होते हैं उसके वृद्धि के लिए एमिनो अम्ल बहुत आवश्यक होता है। तो उसके इस वृद्धि के लिए एमिनो अम्ल ना देकर प्रोटीन दिया जाता है जिससे उसे एमिनो अम्ल की प्राप्ति होती है। और दूध पान कराने वाली महिलाएं जो दोस्तों नए बच्चा जन्म लिया है तो इससे दूध पान कराने वाली जो भी महिला है उसको प्रोटीन की आवश्यकता होगी तो उसको प्रोटीन दिया जाता है। तो दोस्तों ये सब प्रोटीन का कार्य हो गया, तो आप सभी यहाँ पे देख लीजिएगा। दोस्तों अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है, FON का है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है मैं बता देता हूं। दोस्तों क्वेश्चन पूछेगा कि जो मृत्यु के वास्तविक चिन्ह क्या है लिखे, मतलब दोस्तों राइट द साइन ऑफ क्लिनिकल डेथ। दोस्तों मृत्यु के चिन्ह भी पूछेगा या मृत्यु के वास्तविक चिन्ह भी पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए मृत्यु के वास्तविक चिन्ह निम्नलिखित है। तो दोस्तों पहला है नाड़ी स्पंदन का महसूस न होना। देखिए दोस्तों किसी को अगर वास्तविक में मृत्यु अगर हो चुका है तो उसका चिन्ह कैसे हम करेंगे कि ये व्यक्ति डेथ कर चुका है। तो सबसे पहला जो चीज़ें होगा कि नाड़ी को हम लोग देखेंगे तो नाड़ी स्पंदन जो होगा वो महसूस नहीं होगा, मतलब बंद हो गया रहेगा। दूसरा है हृदय की धड़कन एवं श्वसन की अनुपस्थिति। दोस्तों एक मृत्यु हुए पेशेंट को अगर आप हृदय देखेंगे तो उसका धड़कन बंद हो गया रहेगा और जो श्वास है वो भी अनुपस्थित हो गया होगा। तो ये भी एक पहचान है, एक चिन्ह है। तीसरा है आँखों की पुतलियाँ स्थिर हो जाती है। दोस्तों जो आँख का पुतलिया होता है एक जीवित व्यक्ति में दोस्तों पर सेकंड कितने बार पलकता है, लेकिन दोस्तों एक मृत्यु हुए पेशेंट को एक मृत्यु हुए व्यक्ति में ये पुतलिया स्थिर हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा है प्रकाश के प्रति कोई प्रतिक्रिया ना होना। दोस्तों जो चौथा है कि प्रकाश के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया ना होगा। जब दोस्तों आँख के जो पुतली है वो काम ही नहीं करेगा, स्थिर हो जाएगा, तो प्रकाश के प्रति क्या प्रतिक्रिया करेगा। तो यही चीज़ें है, मरे हुए व्यक्ति को प्रकाश के सामने रख दीजिए या कहीं रख दीजिए, उससे दोस्तों कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। तो ही चीज़ें है। पांचवा है सभी प्रतिबद्ध, मतलब सभी रिफ्लेक्सेज का अनुपस्थित होना। मतलब दोस्तों हाथ पैर मारना, गर्दन इधर से उधर घुमाना, शरीर का दोस्तों मूवमेंट, ये सब क्या है प्रतिवर्त है और ये सब जो है दोस्तों अनुपस्थित हो जाता है एक मृत्यु वाले पेशेंट में। छठा है शरीर का करापन या अकड़न स्टिफनेस विकसित हो जाना। दोस्तों अगर ज़्यादा देर तक कोई मरे हुए व्यक्ति को अगर आप रख देते हैं तो उसके बॉडी में क्या होता है दोस्तों, बॉडी उसका टाइटनेस होने लगता है, अकड़ने लगता है और करापन हो जाता है। तो यही चीज़ें होता है। इसलिए दोस्तों क्या किया जाता है कि जो मर जाता है उसके जो है पैर को और हाथ को क्या किया जाता है दोस्तों, एक मोड़ कर रखा जाता है ताकि दोस्तों उसका शरीर पैर टाइट ना हो। सातवां है दोस्तों शरीर का तापमान कम हो जाता है। दोस्तों शरीर का तापमान कम हो जाता है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है मरे हुए व्यक्ति को, मतलब मृत्यु हुए व्यक्ति को। आठवां है आंखों का एक जगह स्थिर हो जाना। वही चीज़ें है कि आंख जो है जहाँ रहेगा वही जगह पे स्थिर हो जाएगा। इसलिए देखा जाता है कि अगर खुला हुआ आंख में व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है तो उसके आंख को बंद कीजिएगा तो उसका जो है आंख बंद हो जाएगा। तो यही चीज़ें हैं। नौवां है कि पलकों का न झपकना। दोस्तों पलक भी नहीं झपकेगा, वही चीज़ें हैं। पुतली भी काम नहीं करेगा, पलक भी नहीं झपकेगा। 10वां है किसी उद्दीपन के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। उद्दीपन के मतलब होता है कि कोई प्रकाशशील वस्तु है उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा। जबकि एक आम इंसान को अगर दोस्तों ज़्यादा देर तक अगर उसको प्रकाशशील के सामने खड़ा कीजिएगा तो कुछ न कुछ उसके आँख में हरकत आने लगता है, वही चीज़ें हैं। 11 नंबर है पुतलियों का फैल जाना। दोस्तों मरे हुए पेशेंट का जो आँख देखिएगा वो बड़ा बड़ा दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका पुतली जो होता है फैल जाता है। 12 नंबर है जबड़े का शिथिल पड़ जाना। दोस्तों जो उसका जबड़ा होता है वो शिथिल पड़ जाता है और मुंह थोड़ा खुल जाना। मतलब दोस्तों जो उसका जबड़ा है मुंह का वो शिथिल हो जाता है और मुंह थोड़ा क्या होता है, खुल जाता है। तो यही दोस्तों जो चीज़ें हैं 12 यहाँ पे दोस्तों जो चिन्ह है एक मरे हुए पेशेंट में ये सारे चिन्ह देखा जा सकता है जो कि एक वास्तविक चिन्ह है। तो आप लोग को याद करना आसान है, याद कर लीजिएगा। बाद बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इतना देर का वीडियो सही है या इससे भी कम कर दे ताकि आप लोग हर एक वीडियो को देख सके और आपको फ़ायदा हो सके। बताइए कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।